हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया ही कर रहे होगे लाइफ में। देखो, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और क्वेश्चन आपको ये बढ़िया तब समझ आएगा जब आपको सैलरी चैप्टर बिल्कुल बढ़िया आता हो, उसकी सारी वीडियोस आपने बिल्कुल अच्छी देख रखी हो, काम को नोट करके रखा हो, अपने डाउट सारे क्लियर कर लिए हो। अच्छा, नेक्स्ट। दूसरा, अभी डिडक्शन अदर सोर्स चैप्टर की वीडियो मैंने आपको भेजी, वो भी आपने सारी करी हो, अच्छे से कर रखा हो। डिडक्शन वाले चैप्टर में लेटेस्ट ही अभी मैंने आपको 80C, ट्रिपल सी, CCD सबसेक्शन 1 प्लस करके 1.5 लाख से ज़्यादा माइनस नहीं करा सकते, और 80CCD1B का एक नया सेक्शन आया था जिसमें आप 50,000 रुपये अलग से माइनस करा सकते हो अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कराए तो। और 80CCD सबसेक्शन 2 वो था सिर्फ सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज़ के लिए कि एम्प्लॉयर जो आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है अलग से, जो आपका बेनिफिट होता है उसको भी आप अलग से लेस करा सकते हो। 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर 1.5 लाख की लिमिट से ओवर एंड अबव अलग से उसको भी लेस करा सकते हो। ये सारे काम आपको बेस्ट तब होंगे जब आपको सारी वीडियोस अच्छे से आती हो, आपने सारे काम अच्छे से नोट करके रखे हो, कोई डाउट आपने ले मेरे से अपने डाउट की जो क्लासेस है वो भी आपने सारी ले रखी हो, तब आपका बेटर होना चाहिए। दूसरा, अब जो ये आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर 80C, 80CCD, CCD1, 1B और CCD2 ये सारे सेक्शन में इकट्ठे कवर हो जाएंगे। तो जब तक डिडक्शंस आपको बेस्ट ना आती हो तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अभी भी नहीं पुरानी वीडियोस करी हुई तो पहले आप उनको देख लो, अच्छे से नोट कर लो, कोई डाउट है प्लीज़ पूछ लो, तब आप ये वाली वीडियो को कंटिन्यू करना देखने के लिए। बट फिलहाल मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो उसका क्वेश्चन करा रहा हूं अभी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कोई मिस्टर आर है, उन्होंने अपनी डिटेल दे रखी है और प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 1920, यानी इस क्वेश्चन का असेसमेंट ईयर भी नीचे बोला होगा, कंप्यूट हिज टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब अगर इस क्वेश्चन का असेसमेंट ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर तो वो वाला साल होता है जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, तो पिछले साल की कमाई के ऊपर टैक्स हमने 2021 में पे करा होगा, तो पिछला साल कौन सा है हमारा फिर यहाँ का 1920, यानी 1920 के बीच में हमने जो कमाया होगा उसके ऊपर टैक्स कब दे रहे हैं हम 2021 के बीच में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम 1920 की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ का क्या होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। तो 1920 की इनकम हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मिस्टर आर हैं, इनकी बेसिक सैलरी कितनी है क्वेश्चन में 1,25,000 इंटू 12 पूरे साल की हो जाएगी। डीए आपको पता है डीए क्यों दिया जाता है, महंगाई से बचने के लिए। मेरी कंपनी अलग से आपको 30% आपके बेसिक का डीए अलग से देते हैं, उसमें से आप कहते हो कि 60% आप कब लोगे, रिटायरमेंट पे लोगे। याद करो डीपी डियरनेस पेएबल शिफ्टेड टू द रिटायरमेंट बेनिफिट। कंपनी आपको डीए देती है महंगाई से बचने के लिए, और आप कंपनी को क्या कहते हो, इसकी सर पूरा आप कहते हो सॉरी आप कहते हो कंपनी को कि सर जो डीए आप मुझे दे रहे हो ये कंप्लीट मत दो, मुझे पूरा इन कैश मत करो, इसमें से कुछ पार्ट ऐसा है जो मैं रिटायरमेंट पे ले लूंगा, और वो आप कंपनी के अंदर जोड़ रहे होते हो। डीए डीपी की स्टोरी सैलरी के अंदर, सैलरी चैप्टर में आई थिंक वीडियो 2 थी। उसके बाद एचआरए का भी मतलब मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ था। लाइक जैसे आप मान लो मैं कंपनी हूँ, आप मेरी कंपनी में जॉब करते हो और आप कहीं आगे रेंट पे रहते हो, तो कंपनी आपको पीछे से रेंट में हेल्प कर रही होती है। अब दो बातें होंगी, या तो आप वाकई रेंट पे रह रहे होगे या आप रेंट पे नहीं रह रहे होगे। अगर आप रेंट पे नहीं रह रहे थे, आप अपने खुद के मकान में रह रहे हो, उसके बावजूद आप कंपनी से रेंट में हेल्प ले रहे हो, तब तो वो रेंट फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वाकई आप रेंट पे रहते हो, आप रेंट पे रह रहे हो, आपके पास अपना खुद का कोई मकान नहीं और कंपनी आपको रेंट में हेल्प कर रही है, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में जो रेंट दिया होगा, जो आपका बेनिफिट होगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन फुली टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ पैसे छोड़ेंगे आपको। याद होगा मैंने आपको कुछ लिख के छोड़ दिया था, वो मैंने समझाया नहीं आपको, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक बच्चे का माफ, एक बच्चे का 100 रुपये, दो बच्चों का 200, 200 इंटू 12 2400 रुपये माफ होता है। और गाड़ियां दे रखी है 1800 सीसी की। बाकी क्वेश्चन करते हैं अब ये वाला सारा। इस क्वेश्चन का असेसमेंट ईयर है 2021, और इस क्वेश्चन में हम फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो यार फॉर्मेट ना पहले से ड्रॉ करके रखना चाहिए यार, शिट। चलो, ऐसे 2 3 4 मिनट बेफिजूल वीडियो में खराब होते हैं, आगे से बना के रखूंगा।
तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है ऐसे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी, असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है इस क्वेश्चन का, 2021। अब अगर असेसमेंट ईयर 2021 चल रहा है तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 1920। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में 1920 की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लो जी, सबसे पहले तो आ जाओ आप एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी। तो जो एम्प्लॉय जॉब कर रहा है उसकी बेसिक सैलरी क्या थी, 1,25,000 पर मंथ इंटू 12, पूरे साल की कितनी होगी सर, 1,25,000 इंटू 12 पूरे साल का हो गया 15 लाख। नेक्स्ट, इसके बाद हमारी कंपनी मिस्टर आर को क्या दे रही थी, डियरनेस अलाउंस। सर डियरनेस अलाउंस के बारे में क्वेश्चन में क्या रखा था, 30% ऑफ बेसिक, 30% ऑफ बेसिक। बेसिक क्या है, 15 लाख, जिसका ये आपका आ गया 4.5 लाख। तो 4.5 लाख क्या हो गया आपका डीए। क्वेश्चन में क्या तो रखा है कि डीए के बारे में 30% ऑफ बेसिक, बेसिक सैलरी कितनी है, 15 लाख रुपए है ना साल की, तो 15 लाख का 30% निकाल के क्या हो गया डीए। लेकिन डीए के साथ ब्रैकेट में लिखा था 60% ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बेनिफिट फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। ब्रैकेट में देखो ना क्या लिखा है, 60% ऑफ विच पार्ट ऑफ अ सैलरी एज पर द टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। नहीं, इसको ऐसे बोलते हैं, एज पर द रिटायरमेंट बेनिफिट। अब वो आपको लिख के ऐसे देंगे एज पर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको समझ जाना चाहिए ये वही है जो रिटायरमेंट पे कह रहा था कि रिटायरमेंट पे लूंगा, कितना 60% रिटायरमेंट पे लेगा। अब देखो जी डीए हम उसको दे कितना रहे हैं, सर मिस्टर आर को कंपनी से 4.5 लाख रुपए का डीए मिल रहा है, वो कह रहा है 4.5 लाख में से ना 60% जो डीए होगा ना मैं कब लूंगा, रिटायरमेंट पे लूंगा। तो ठीक है, फिर 4.5 लाख का 60% निकाल लो, कितना आ रहा है सर, 4.5 लाख का अगर हम 60% निकालें तो 2,70,000 रुपये आ रहा है। यही 2,70,000 क्या है, डीपी, जो उसने कहा था मैं कब लूंगा, रिटायरमेंट पे लूंगा। तो ये चीज ना आपको ब्रैकेट में यहां लिख के दिखानी है, क्या, ₹2,70,000 इज अ पार्ट, ₹2,70,000 पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। सर ऐसा ना आपको पेपर में काम ही ऐसा करना है, एज पर रिटायरमेंट बेनिफिट, ऐसा पेपर में आपको लिख के दिखाना है। अब आप बताओ, 2,70,000 रुपए वो कह रहा था मैं रिटायरमेंट पे लूंगा, और बचा हुआ 40% मिस्टर आर कह रहे हैं वो मुझे एनुअली बेसिस पर एनकैश कर दिया करो। लेकिन इनकम टैक्स वाले टैक्स लगाएंगे पूरे 4.5 लाख के ऊपर। अब जैसे ही साल खत्म हो जाएगा ना तो मिस्टर आर की जेब में 2,70,000 पड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा था ये 270 वो कंपनी से रिटायरमेंट पे लेगा। इमीडिएटली साल खत्म होते उनकी जेब में 1,80,000 का कैश तो पड़ा ही होगा, बिकॉज उन्होंने कहा था कि 40% मैं इसी साल ले लूंगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले टैक्स पूरे 4.5 लाख के ऊपर लगा देंगे, वो इस 2,70,000 के ऊपर भी टैक्स इसी साल लगा देंगे। लेकिन यही 2,70,000 जब रिटायरमेंट पे मिलेगा तब दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं, फिर दोबारा समझाई जा रहा हूं क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। डियरनेस अलायंस और डीपी कितना है अंदर, 2,70,000 का। इसके अलावा कंपनी क्या दे रही है देखो भाई, एच आर ए, आज जी एच आर ए आ गया, हाउस रेंट अलायंस, एच आर ए। और एच आर ए के बारे में मैंने आपको क्या लिख के दिया है, रेंट असिस्टेंस बाय एम्प्लॉयर टू हिज
एम्प्लॉय, ये पेंसिल से लिख के दे रहा हूं, पेपर में आपने लिखना नहीं है, बस ऐसा ही है कि एक एक बार आपको क्वेश्चन करते करते बीच में चीजें आती रहती है, तो वो मैं आपको ना रिवाइज कराता रहता हूं बार बार। तो व्हाट इज एचआरए सर? रेंट असिस्टेंस, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करता है ताकि एम्प्लॉय की रेंट में हेल्प हो सके। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के पास अपना खुद का मकान नहीं है, मिस्टर एम्प्लॉय आगे रेंट पे रहते हैं और कंपनी उनको रेंट में हेल्प कर रही है, और चैप्टर सैलरी चल रहा है, चैप्टर सैलरी चल रहा है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए पर मंथ रेंट में हेल्प करी है। आप थोड़ा सोचो, मिस्टर एम्प्लॉय आपकी सैलरी बढ़ गई, आप कंपनी से 1,25,000 की हर महीने सैलरी लेते हो, उसके बावजूद आपको कंपनी हर महीने क्या देती है? 50,000 रुपए रेंट में हेल्प। 50,000 इंटू 12, सर पूरे साल का कंपनी आपको 6 लाख रुपए, बताओ कंपनी ने मिस्टर आर को 6 लाख रुपए दिया अलग से, क्या ये बेनिफिट नहीं है? इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। बस आप ये देख लेना कि मिस्टर आर वाकई रेंट पे रहते हैं, वाकई क्या उनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, वो वाकई रेंट पे रहते हैं? अगर वाकई वो रेंट पे रह रहे हैं, उनके पास अपना खुद का मकान नहीं है, तो सर इनकम टैक्स वाले इस पूरे 6 लाख पे टैक्स नहीं लगाएंगे, कुछ पैसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर मिस्टर आर बोल रहे हैं कि भैया मैं अपने खुद के मकान में रहता हूं और वो दूर दूर तक कोई रेंट नहीं दे रहे हैं और सारा एचआरए उनकी जेब में पड़ा हुआ है, भैया फुली टैक्सेबल। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, दूर दूर तक आपको कुछ ना बता रखा हो कि वो अपने खुद के मकान में रह रहा है या रेंट पे रहता है, आप पता क्या मानने वाले हो? वो अपने खुद के मकान में रहता है, वो आगे दूर दूर तक कोई रेंट नहीं दे रहा, ये जो 6 लाख है फुली टैक्सेबल, ये मानने वाले हो आप। एनीवे, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के तो देखो, मिस्टर आर क्या कह रहे हैं? मिस्टर आर कह रहे हैं ही पे 60,000 पर मंथ रेंट फॉर अ हाउस इन अ दिल्ली। ओके, यानी मिस्टर आर वाकई रेंट पे रहते हैं। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ना कंपनी 50,000 रुपये रेंट दे रही है, मिस्टर आर आगे 60,000 रुपये रेंट देते हैं, मतलब कंपनी आपको 50,000 रेंट देती है और आप आगे 60,000 रेंट देते हो, तो जो कंपनी 50,000 दे रही है वो तो सारा खर्च हो ही गया, और 10,000 आप अपनी जेब से अलग से डाल के आगे रेंट पे करते हो। अब जो कंपनी ने आपको 50,000 दिया था वो तो सारा खर्च हो गया, तो टैक्स क्यों लगेगा? और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोच रहे हो सर, ऐसा दूर दूर तक नहीं होने वाला। कंपनी ने आपको 50,000 रुपये रेंट दिया है हर महीने, कंपनी आपको 6 लाख रुपये साल का देती है, ये 6 लाख आपका बेनिफिट है, इस पर टैक्स तो लगेगा सर। हाँ, आप आगे रेंट पे रहते हो ना, हम आपको कुछ पैसे छोड़ देंगे, जैसे बच्चों में नहीं छोड़ते 100 रुपए एक बच्चे का, 200 इंटू 12 साल का 2400 छोड़ते हैं, ऐसी हाउस रेंट अलाउंस में भी हम आपको कुछ पैसे छोड़ देंगे। इस चीज के लिए वर्किंग नोट पे आना पड़ेगा, 3 अमाउंट निकालने पड़ेंगे, जो सबसे कम आएगा वही छोड़ देंगे। इनकम टैक्स वाले हमेशा सैलरी चैप्टर में अपनी आदत से मजबूर है। आ जाओ फिर वर्किंग नोट में लिख देते हैं ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ एचआरए, कैलकुलेशन ऑफ HRA. Minimum of the following is exempt. Minimum of the following is exempt. Minimum of the following is एग्जेम्प्ट। जब छोड़ने की बात आती है ना इनकम टैक्स वालों की, तो कहते हैं सबसे कम पैसे छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं छोड़ेंगे। लो जी, 1 2 3 अमाउंट निकालेंगे, जो सबसे कम होगा छोड़ देंगे। सबसे पहला अमाउंट तो आपको पता ही है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, पहला तो वही है जो मिल रहा होता है। अब एक्चुअली में मिल कितना रहा था कंपनी से? 6 लाख रुपए का एचआरए मिल रहा है, तो एक तो वही है सर जो आपको एचआरए मिल रहा है, एक। दूसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। याद कर लेना एचआरए, मैं पहली बार सिखा रहा हूं आपको। 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इस क्वेश्चन में मिस्टर आर आगे रेंट कितना पे कर रहे हैं, आप एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो। ये देखो ना, मिस्टर आर आगे रेंट कितना पे कर रहे हैं सर? मिस्टर आर आगे 60,000 रुपए पर मंथ का रेंट पे कर रहे हैं। ही पे 60,000 पर मंथ रेंट फॉर द हाउस ही इज लिविंग इन दिल्ली। तो 60,000 रुपए पर मंथ का मिस्टर आर रेंट पे कर रहे हैं, तो आप लिखो पर मंथ है ना, ये तो पूरा क्वेश्चन पूरा साल ही रेंट पे रह रहे हैं, कंपनी पूरा साल उनको रेंट में हेल्प कर रही है, तो रेंट पेड कितना कर रहे हैं मिस्टर आर? 60,000 इंटू 12, पूरे साल का मिस्टर आर ने 7,20,000 का रेंट पे करा है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। इनकम टैक्स में सैलरी का फॉर्मूला याद है? छोटी सैलरी का फॉर्मूला याद है? बेसिक
प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। छोटी सैलरी याद है ना आपको, बेसिक, इस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी क्या है मिस्टर आर का, 15 लाख। डीपी याद है, उन्होंने कहा था 2,70,000 में वो रिटायरमेंट पे लेंगे। कमीशन ऑन टर्नओवर तो है ही नहीं। टोटल कितना हो गया सर, 17,70,000। इसका 10% निकालो, इस 17,70,000 का 10% निकालो, 1,77,000। वो माइनस हो जाएगा 7,20,000 में से। ये आपका आया 5,43,000। अब पहले तो आप ये देखो, डीपी कितना था, 2,70,000 रुपए। बेसिक कितना चल रहा है, 1,25,000 इंटू 12, 15 लाख रुपए बेसिक है। डीपी है, कमीशन ऑन टर्नओवर तो था ही नहीं, जीरो। और कमीशन ऑन टर्नओवर तो होता भी नहीं है, वो तो उनको मिलता है जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं। एनीवे, अब आ जाओ लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप है 50% ऑफ सैलरी। सर ये जो मैंने अभी 50% लिया ना, ये पता है क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। सर ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। ये वो 4 सिटीज हैं जहां पर, ये वो 4 स्टेट्स हैं जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। ये चारों डेवलप्ड सिटीज हैं। अगर ऐसे एरिया में अगर आप रेंट पे रहते हो तो 50% ऑफ सैलरी होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, यूपी, ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं, तो ये स्टेप होगा 40% ऑफ सैलरी। क्या होगा फिर, 40% ऑफ सैलरी। तो ये 50% ऑफ सैलरी कब होता है, जब दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के रेंट पे रह रहा हो। मतलब मिस्टर आर, आप एक बार क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देखो, इसमें मिस्टर आर के बारे में साफ साफ बोला हुआ है कि ही पे 60,000 पर मंथ रेंट फॉर द हाउस, ही इज लिविंग इन दिल्ली। लो जी, दिल्ली में रहते हैं, यानी दिल्ली तो डेवलप स्टेट है, इसलिए 50% ऑफ सैलरी, इसलिए 50% ऑफ सैलरी। अगर वहां लिखा होता गुड़गांव कहां पे आता है सर, वो हरियाणा में आता है। अब यहां दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, यहां हरियाणा है, कहीं पे नहीं है, तो ये ना 40% ऑफ सैलरी होता। ये रूल क्या होता फिर, 40% ऑफ सैलरी। तो मैं ये लिख के नहीं दे रहा, आप लिख लेना, क्या इन एनी अदर स्टेट्स, यहां 50 की जगह क्या हो जाएगा, 40% ऑफ सैलरी। और सैलरी कौन सी है, वही छोटी सैलरी जो अभी हमने निकाली है, 17,70,000 रुपए। इसी का तो 10% अभी आपने यहां पे निकाल के लिखा था, और इसी का ही 50% निकाल के आपने यहां भी लिख देना है। लगाओ भी, 17,70,000 का 50%, 8,85,000। और अब बताओ इन तीनों में सबसे कम कौन है सर, इन तीनों में सबसे कम ये है 5,43,000। जो सबसे कम है इनकम टैक्स वाले आपको वही पैसे छोड़ेंगे और बाकी अमाउंट पे क्या लगा देंगे, वो टैक्स। टैक्स लगाओ सर, टैक्स लगाओ, कुछ पैसे मत छोड़ो। इनकम टैक्स वाले बहुत कम पैसे छोड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पे क्या लगाते हैं, वो टैक्स। इसके अलावा क्या मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सर मिल कितना रहा था, सर एक बच्चे का 2,500 रुपये मिल रहा है पर मंथ। 2 बच्चों का कितना मिल रहा होगा, इंटू 2 कर लो 5,000, और पूरे साल का कितना मिल रहा होगा, इंटू 12 भी कर लो, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपये। मतलब मिस्टर आर को उनकी कंपनी उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए 60,000 रुपये साल का देती है। भाई साहब पर्सनल बेनिफिट है, टैक्स तो लगेगा। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर्सनल अलाउंस होता है, वैसे तो ये टैक्सेबल है, बट रूल क्या है, रूल है कितने पैसे एग्जेम्प्ट हो रहे हैं। सर क्या सिखाया आपको बच्चों के केस में, एक बच्चे का 100 रुपये, 2 बच्चों का 200 इंटू 12, पूरे साल का कितना हो गया, 2,400 रुपये। छोड़ दो, बाकी 57,600 पे लगा दो टैक्स। इसके बाद जिसके लिए ये मैं आपको मेन क्वेश्चन करवा रहा हूं, ओ सॉरी, इसके बाद ये भी तो है मोटर कार। अच्छा 1.8 लीटर है, यानी 1800 सीसी। आपको याद है मैंने गाड़ियों के केस में आपको क्या सिखाया है, सर गाड़ियों के केस में मैंने आपको 4 अमाउंट सिखाए हैं, 1800, 2400, 600, 900 पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ। याद करो ऐसे सिखाए थे। ये 2 अमाउंट आपको तब सिखाए थे जब पेट्रोल का खर्चा कंपनी दे रही है। ये 2 अमाउंट आपको तब सिखाए थे जब पेट्रोल का खर्चा एम्प्लॉय खुद दे रहा है। लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सर पहली बात तो गाड़ी 1.8 लीटर की है, यानी 1600 सीसी से ज्यादा है। 1.8 का मतलब होगा 1800 सीसी।
गाड़ी दे रखी है ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। पेट्रोल का खर्चा कौन दे रहा है, लेट्स सी। एक्सपेंसेस ऑफ पेट्रोल, रनिंग और गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा कंपनी दे रही है, एम्प्लॉयर दे रहा है। सर जब खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा होता है तो हम ये दो अमाउंट देखते हैं। ऊपर से गाड़ी 1600 सीसी से ज्यादा है तो गाड़ी का बेनिफिट क्या होने वाला है, 2400 रुपए पर मंथ, और गाड़ी पूरा साल मिली है तो 2400 इंटू 12 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, 2400 रुपये पर मंथ बेनिफिट है गाड़ी का, इंटू 12 करो, पूरे साल का बेनिफिट आ जाएगा 2400 इंटू 12 28,800, इस पे लगा दो टैक्स। नेक्स्ट सर, अब जो आ रही है ना मेन चीज जिसके लिए क्वेश्चन करवाया है वो है ये। अब कह रहे हैं मिस्टर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट टू द पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यू नो ये जो पेंशन स्कीम है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये कौन सी स्कीम है सर, ये है नेशनल पेंशन स्कीम। कौन सी स्कीम है ये सर, ये है एनपीएस है ये, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब एक तो आप मेरी कंपनी में मिस्टर आर छोड़ो मिस्टर आर को, आप मेरी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, आपकी जो बेसिक सैलरी है वो तो है ही है, आप घर लेके जा रहे हो, लेकिन कंपनी आपके लिए अलग से पैसे छोड़ रही है आपके बेनिफिट के लिए, और कंपनी आपके लिए पैसे कहां जमा कराती है, एनपीएस में। जब आप रिटायर हो जाओगे आपको वहां से भी पैसा मिलेगा, यानी कंपनी आपके लिए एनपीएस में हर साल प्रीमियम पे कर रही है, आपके लिए हम पे कर रहे हैं, आपके लिए। बताओ बेनिफिट नहीं है क्या आपका, टैक्स तो लगेगा। और कितना पे कर रहे हैं, 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए, डीए के आगे लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट या फॉर द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, एक ही बात होती है। देखो आप अपने दिमाग में बात सेट कर लो कि जो 15% जिस सैलरी का आप निकालते हो वो सैलरी कौन सी होती है। छोटी सैलरी का फॉर्मूला क्या है, बेसिक प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। आओ जी ऐसे लिखें, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस लिखा है ये प्रोविडेंट फंड नहीं लिखा। प्रोविडेंट फंड और एनपीएस दोनों अलग अलग होते हैं, ये कंफ्यूज मत होना। अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, 15% ऑफ सैलरी। और सर ये सैलरी का फॉर्मूला क्या है, यही लिख देना, पेपर में ऐसी काम करके दिखाना है आपको। सर ये सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। सर बेसिक कितना है इस क्वेश्चन में, 15 लाख, डीपी कितना है 2,70,000। आ जाओ फटाफट आ जाओ, 15 लाख का हो गया सर बेसिक। वैसे तो वहां पे भी करा था हमने, बट फिर भी 2,70,000 रुपए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर 0, टोटल आ गया बाहर 17,70,000। ये आपने निकाल ली सैलरी, इसका निकालो 15%। ये आपका 2,65,500, यानी मिस्टर एम्प्लॉयर आपके लिए इतने पैसे हर साल एनपीएस की स्कीम में जमा कराते हैं। आप बताओ, एक तो मैं आपको 15 लाख की सैलरी देता हूं, 4.5 लाख ये दे रहा हूं, 6 लाख आपको रेंट में हेल्प करता हूं, गाड़ियां देता हूं, आपके बच्चों की फीस का 60,000 रुपए मैं दे रहा हूं, उसके बावजूद आपके लिए मैं 2,65,500 रुपए एक साल का हर साल आपके लिए मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, मेरे याद रखना, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, आपके लिए मैं ये पैसे कहां जमा कराता हूं, नेशनल पेंशन स्कीम में। ये पैसे हर साल जमा हो रहे हैं। मान लो अगर इतना पैसा 30 साल तक जमा होता रहा, मैंने आपको बताया था 2-2.5-3 करोड़ से ज्यादा पैसा मिलेगा आपको रिटायरमेंट में, वो भी सारा एग्जाम्प्ट होगा। बेनिफिट है कि नहीं है, टैक्स तो लगेगा यार। कंपनी आपके लिए इतना पैसा दे रही है, हर साल कंपनी आपके लिए ये पैसे देती है, इन पैसों के ऊपर क्या लगेगा, टैक्स, क्योंकि ये आपका क्या है, बेनिफिट। लेट्स सी, अभी के लिए तो ये टैक्सेबल अमाउंट है क्योंकि आउटर कॉलम में लिख दिया है, बाकी अभी देखते हैं। और वैसे भी सैलरी चैप्टर में सारे बेनिफिट्स जो आते हैं वो आउटर कॉलम में ही आते हैं। ये आपका बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, और जो कंपनी आपके लिए जो पैसे हर साल एनपीएस में देती है ये भी आपका क्या है, बेनिफिट। तो देख लो, अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और आप मेरी कंपनी में जॉब करते तो हर साल आपको मेरी कंपनी क्या क्या बेनिफिट देती है। देखिए जरा आगे और क्या मिल रहा है। मिस्टर आर जो खुद जॉब कर रहे हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी पेंशन इस एनपीएस में,
एनपीएस में मिस्टर आर खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये तो प्रोविडेंट फंड जैसा हो गया, मतलब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉई के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ताकि एम्प्लॉई को रिटायरमेंट पे बहुत पैसा मिले और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी अच्छी सी लाइफ सर्वाइव करे। अच्छा, मिस्टर आर खुद कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 12% ऑफ सैलरी। सर ये सैलरी पता है कौन सी है? छोटी सैलरी। कौन सी है? छोटी सैलरी। छोटी सैलरी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, बेसिक प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, कितना आया था? 17,70,000 आया था, याद करो। इसी 17,70,000 का 12% कौन छोड़ रहा है? मिस्टर आर खुद छोड़ते हैं, अपने बेसिक सैलरी में से छोड़ते हैं। आओ जरा एक बार देखें सर, 17,70,000 का एक बार या 12% निकालो, देखो ये आ रहा है 2,12,400। 2,12,400 ये वाले पैसे ये कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? सर ये कंट्रीब्यूट मिस्टर आर खुद कर रहे हैं, अपनी बेसिक सैलरी में से कर रहे हैं। तो मिस्टर आर की बेसिक सैलरी कितनी चल रही है? सर ये 15 लाख है। क्या ये 15 लाख रुपए उनकी जेब में सारा पड़ा होगा? नहीं सर, इसमें से 2,12,500 एम्प्लॉयर इनकी सैलरी से ये पैसे काट के कहां जमा करा रहा है? एनपीएस में। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर दो काम कर रहा है। एक तो एम्प्लॉयर इसकी सैलरी से, मिस्टर आर है ना ये, यानी मिस्टर आर है ना, एम्प्लॉयर दो काम कर रहा है। एम्प्लॉयर ने मिस्टर आर के इस 15 लाख में से पहली बात तो 2,12,500 रुपए काट के कहां जमा करा दिया? एनपीएस में। मतलब एम्प्लॉय की सैलरी से पैसे काट के जमा कराना, एक तो एम्प्लॉयर ये काम खुद कर रहा है, ऊपर से एम्प्लॉयर ने अलग से 2,65,500 और दिया है। और आप मुझे बताओ एनपीएस में टोटल पैसा कितना जमा हो गया? एम्प्लॉय का खुद का कितना जमा हुआ था? 2,12,400, और एम्प्लॉयर ने कितना अलग से और जमा कराया एम्प्लॉय के लिए? 2,65,500। सर 4,77,900 रुपीज टोटल एम्प्लॉय का जमा हुआ है एनपीएस की स्कीम में। तो इस 15 लाख में से मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, आपकी 15 लाख रुपए सैलरी है, तो आपकी 15 लाख की सैलरी में से मैं क्या करता हूं? 2,12,400 रुपए काट लूंगा। अब इसमें से 2,12,400 रुपए काट के बचा हुआ पैसा मैं आपको दे दूंगा, साल खत्म होते ही आपकी पॉकेट में पड़ा होगा। मैं एम्प्लॉयर हूं और आपकी सैलरी से जो मैं पैसे काट रहा हूं 2,12,400, ये पैसे मैं जमा कहां करवाऊंगा? सर ये नेशनल पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है वहां पर जाके ये पैसे जमा करवा दूंगा, आपके लिए मैं जमा करवाऊंगा। एक बात, एक तो मैं आपके लिए ये 2,12,500 आप ही की सैलरी से काट के वहां जमा करा देता हूं, प्लस मैं अलग से आपके लिए 2,65,500 रुपीस ये पैसे मैं अलग से और आपके लिए जमा करा रहा हूं। तो आपका टोटल वहां देखो कितना जमा हो रहा है। तो ये आपका बेनिफिट है, और जो आप खुद जमा करा रहे हो वो आपका इस बेसिक सैलरी के अंदर ही इन्वॉल्व है। तो एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो बेसिक सैलरी के अंदर ही आ जाता है, और जो एम्प्लॉयर अलग से दे रहा होता है वो हम अलग से लिखते हैं, क्योंकि ये अलग से मिल रहा है, ये भी बेनिफिट है। ये सारी बातें ना प्रोविडेंट फंड से बहुत मैच हो रही हैं, लेकिन प्रोविडेंट फंड अलग है, नेशनल पेंशन स्कीम अलग है। प्रोविडेंट फंड की वीडियो दोबारा देख लो आप, उसके बाद फिर ये नेशनल पेंशन वाला क्वेश्चन देख लेना। वहां मैंने लिखा था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस। उसके बाद देखो आर का कंट्रीब्यूशन के बाद क्या है? बस खत्म हो गया सर। उसके बाद तो कह रहे हैं हिज डिपॉजिट्स 76,000 टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपको याद है पीपीएफ गवर्नमेंट की स्कीम है। अगर मैं अपनी इनकम में से कुछ पैसे पीपीएफ में जमा कराऊंगा, सुकन्या समृद्धि में जमा कराऊंगा, टर्म डिपॉजिट में जमा कराऊंगा, मैं जमा कराऊंगा पैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मैं करूंगा तो ये पैसे 80C के अंदर आते हैं ना, यानी 80C में डिडक्शन मिलती है ना। तो ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ये जो टॉपिक यहां से जो शुरू हो गया ना ये वाला, ये अब 80C की बातें हो रही हैं। उसने देखो फिक्स डिपॉजिट कराया 5 सालों के लिए, ये एफडी करवा रहा है वो 86,000 की। ये क्या है सर? ये 80C है। ये अब उसके इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करने को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट करना। बैंकों में एफडी कराने को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट करना। तो यार सैलरी चैप्टर में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए थे, बात खत्म हो गई है। यानी सैलरी चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है। ये जो है ना, ये जो दो चीजें लिखी है ना, ये 70,000। अरे रबड़ इरेजर बहुत लेट आता है एक तो। तो मैं आपके आगे बात कर रहा था, ये देख लो आप। ये ग्रीन पेन से देख लो, यहां से ये मिट ही नहीं रहा था, वो गुचड़ मुचड़ हो रहा है। थोड़ा ना आप भी थोड़ा अपना माइंड सेट करके रखा करो। तो ये उसने 76,000 पब्लिक डिपॉजिट में जमा कराया है,
और उसके बाद ये देखो ना, फिर उसने एक ही हैज टेकन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखो एटीसी वाली बातें आ रही हैं। और ये पॉलिसी कब ली है? 1 अप्रैल 2012 को ली है, आपको याद है ना, 1 अप्रैल 2012 को पॉलिसी ली हो चाहे 1 अप्रैल 2012 के बाद ली हो, तो अमाउंट क्या माइनस करवा सकते हैं? 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्चुअली पेड विच एवर इज लेस। और ये पॉलिसी किसके लिए ली है? इंडिपेंडेंट सन के लिए ली है, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, चलेगा। और प्रीमियम कितना जमा कराया? 80,000 रुपए जमा कराया एवरी ईयर। उसके बाद उसने एक पॉलिसी और ली है 3.5 लाख की, लेकिन ये पॉलिसी कब ली है? ये भी लिया है 1 अप्रैल 2015 को, ये भी यानी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है। और ये अपने डिपेंडेंट सन के लिए लिया है, हर साल 60,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी आप देखो। और उसके बाद देखो हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी दे रखी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें नीचे से शुरू हो रही है ना, ये वाली सारी, ये सैलरी चैप्टर की बातें नहीं है। सैलरी चैप्टर की बातें तो खत्म हो गई थी ऊपर ही, यहां पर मतलब यहां पर आपका सैलरी चैप्टर खत्म हो गया था, यहां तक ये लो सैलरी चैप्टर की बातचीत खत्म हो गई है। उसके बाद आपने नोटिस करो ना, यहां पे लिखा है हिज डिपॉजिट्स। हिज मतलब क्या होता है कि वो खुद जमा करा रहा है अपनी इनकम में से, तो वो अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट 80C में आती है। मतलब सर सैलरी का टॉपिक तो खत्म हो गया, तो सैलरी का ये 7th पॉइंट तो था ही नहीं। सर सैलरी का ये जो 7th पॉइंट है वो था ही नहीं। लो जी, फिर तो ना यहां पे ना वैसे लिख दो फटाफट, भाई सैलरी तो खत्म हो गई, ग्रॉस सैलरी। अब भैया ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है जरा गिन लो सारी ऊपर एक एक करके। लो जी 15 लाख रुपए का तो बेसिक ही हो गया, 4.5 लाख रुपए डीए हो गया, 57,000 ये हो गया, 57,600 भी हो गया, 28,800 भी हो गया, 2,65,500 टोटल आ गया जी। ग्रॉस सैलरी आ गई जी 23,58,900 आ गई। अच्छा अब ना यहां पे देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूं एक एक करके। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सेकंड, डिडक्शंस, ऐसे वर्ड लिख के ना, डिडक्शन वर्ड लिख के ना, सबसे पहले नीचे अंडर सेक्शन 16 सेकंड, फिर अंडर सेक्शन 16 थर्ड, उसके बाद अंडर सेक्शन 16 फर्स्ट ए। फर्स्ट ए में आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब यह है कि 50,000 रुपए की सैलरी सबको माफ होती है, बात खत्म। आपको याद है मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम होती है वो 30% एग्जेम्प्ट होती है। ऐसी सैलरी चैप्टर के अंदर भी ना 50,000 रुपए की सैलरी इंडिया में सबको माफ होती है। अगर आपका एक साल में 7 लाख का पैकेज है, अगर मान लो आपका एक साल का 7 लाख का पैकेज है, तो 50,000 छोड़ के ना आपको टैक्स 6,50,000 पे देना पड़ेगा। इस बात से आप ये सीख लो क्या कि जो सैलरी होती है वो 50,000 की माफ होती है। ये एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि इस मिडिल क्लास फैमिली को जो हमेशा पिसता है इस कंट्री के अंदर 50,000 रुपीज की सैलरी सबको माफ होती है, अच्छी बात है, नेट सी। और ये जो सेक्शन है 16 सेकंड, इसके अंदर आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसको मैं टाइम आने पे सिखाऊंगा आपको, इस वीडियो में नहीं। एंटरटेनमेंट अलाउंस और 16 थर्ड में आता है आपका प्रोफेशनल / एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर / एम्प्लॉई, और इसके साथ भी लिख दो दिस डिडक्शन अवेलेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली। ये जो मैंने आपको बात लिख के दी है ये आप नोट कर लेना, ये जो बातें आपको लिख के दी हैं। और ना पेपर के अंदर ना बेशक ये चीजें अवेलेबल ना हो, लेकिन सैलरी चैप्टर का एक फॉर्मेट होता है,
फॉर्मेट के अंदर आपको सब कुछ लिख के ऐसे ही दिखाना है, ग्रॉस सैलरी ऐसे ही लिखना है, डिडक्शन ऐसे ही लिखनी है। 16 के अंदर 3 डिडक्शन आती हैं, 16 सेकंड, 16 थर्ड, 16 1A, 3 डिडक्शन आती हैं। जो सबसे आखिरी डिडक्शन है 50,000 रुपये, ये तो हमेशा होगी क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है 50,000 की सैलरी सबको माफ होगी। बाकी 16 सेकंड और थर्ड में एंटरटेनमेंट अलाउंस और ये प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स आता है। मैं वक्त आने पर आपको सिखा दूंगा, अगर आपको पेपर में ना भी दिया हो तो भी आप ये दोनों लिख के ना ऐसे हाइफन लगाने की आदत डालो। भाई नहीं दिया हुआ तो हाइफन लगा दो, बात खत्म करो। लेकिन ये सब कुछ आपको पेपर में काम ऐसे करके दिखाना है। और ग्रॉस सैलरी देखो, एक मिस्टर आर की पूरे साल में, मिस्टर आर की पूरे साल में 23 लाख की सैलरी आई है, जिसमें से 50,000 की सैलरी तो माफी है, टैक्स किस पे लगेगा, माइनस करा लो ना। ये आपका आएगा 23,08,900। ये आंसर आ गया इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। ऐसे काम करना है सर आपको पेपर में, इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी आ गया। अच्छा ये सैलरी अभी सिर्फ सैलरी आई है। अच्छा अभी आपको ना ऐसे दोबारा नीचे लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ, टोटल इनकम में मिस्टर आर की सैलरी कितनी है, इनकम फ्रॉम द हेड सैलरी। तो सैलरी से मिस्टर आर कितना कमा रहे हैं एक साल में, अभी आपके सामने मैंने ऊपर निकाला था 23,08,900। 23 लाख बड़ा पैसे वाला है, 23,08,900, ये तो सिर्फ सैलरी से कमा रहे हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम द हेड अदर सोर्स, आपको याद होगा इसमें ना अदर सोर्स की इनकम भी दी हुई थी। अदर सोर्स, मिस्टर आर अदर सोर्स से कितना कमा रहे थे याद करो यार, यहां पे लिखा था, ये देखो मिस्टर आर अदर सोर्स से कमा रहे हैं 5,25,000। मतलब मिस्टर आर एक साल में 5,25,000 रुपए कमा रहे हैं अदर सोर्स से। और इसको प्लस करके आपका आ जाएगा अब ग्रॉस टोटल इनकम। आपको पता है ना 5 सोर्स होते हैं, सैलरी हो गया, अदर सोर्स हो गया। अब मिस्टर आर कोई बिजनेस तो करते नहीं है और ना कोई कैपिटल गेन हुआ है इनको, ना इनको कोई प्रॉपर्टी के रेंट आ रहे हैं, बस इनके दो जरिए थे कमाई के, एक सैलरी का एक अदर सोर्स का, दोनों मैंने प्लस कर लेने हैं और ये आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, यानी 23 लाख में प्लस करो 5,25,000, ये आपका हो गया 28 लाख, बड़ा पैसा है, 33,900 रुपए एक साल में कमाते हैं कौन, मिस्टर आर। और अब यहां पे क्या आने वाली है जो आपने मेरे से सीखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और फिर माइनस करके क्या निकलेगी लास्ट में, टोटल टैक्सेबल इनकम। अब सर ये जो 80C से 80U वाला जो टॉपिक है, इसके लिए कहां जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में सर, क्योंकि यहां पर गुच्चड़ मुच्चड़ नहीं करना, यहां खेती नहीं करनी है। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ, यहां पर आके लिखो कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शंस। सबसे पहले अंडर सेक्शन 80C, 80C के अंदर जी आओ जी, 80C के अंदर पहले क्या आ रहा है सर, 80C में तो सबसे पहले आता है अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ, फिर उसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी कराइए। देखो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 76,000 रुपीज जमा कराया मिस्टर आर ने, और 86,000 की देखो क्या करवाई है, एफडी। ये देखो ना 86,000 ग्रीन पेन से एफडी कितनी कराई है, 86,000 की। उसके बाद देखो ना इन्होंने ग्रीन पेन से देखो लाइफ इंश्योरेंस एक पॉलिसी कितने की ली है, पॉलिसी का अमाउंट कितना है, 2.5 लाख। अब यहां लिखो ऐसे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम,
इसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, रूल क्या है इसके लिए, रेड पेन से लिख लेता हूं मैं। रूल है सर इसका 10% ऑफ सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस। अच्छा, अब सम एश्योर्ड, अब पॉलिसी कितने की है सर, पॉलिसी है, ग्रीन पेन से देखो, पॉलिसी कितने की है, 2.5 लाख की है सर, 2.5 लाख की, यही पॉलिसी के अमाउंट को क्या बोलते हैं, सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड कितना दे रखा है, 2.5 लाख, और 80,000 रुपए प्रीमियम कितना पे करा है, 80,000 रुपए सबमिटेड एवरी ईयर, यानी कि मिस्टर आर हर साल प्रीमियम कितना पे करते हैं, 80,000 रुपए। अब 2.5 लाख का 10% निकालो कितना आएगा सर, 2.5 लाख का 10% तो आएगा 25,000। अब बताओ 25,000, अब 25,000 और 80,000 इन दोनों में कम कौन है, 25,000, तो 25,000 का ये 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। भाई साहब कमाल कर दिया है कि नहीं है, मतलब बंदे ने प्रीमियम 80,000 रुपए पे करा, लेकिन वो अपनी इनकम से 80,000 सारा नहीं माइनस करा सकता। विच एवर लेस, कम कौन है, 25,000, सिर्फ आप 25,000 ही अपनी इनकम से माइनस करा के इनकम को कम करके टैक्स सेव कर सकते हो। तो 80C के अंदर उन्होंने पीपीएफ में भी जमा कराया है, एफडी भी कराई है, लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी पे करे हैं, एक इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और भी पे करा है, वो और भी पे करा इन्होंने, और वो फिर से रूल तो वही है। रूल क्या है, रूल है सर 10% ऑफ सम एश्योर्ड और प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस। अच्छा लेट्स सी, देखो अगला क्या हुआ है, सर अगली पॉलिसी, सर ये आप ग्रीन पेन देखो, अगली पॉलिसी इनकी 3.5 लाख की थी, यानी सम एश्योर्ड कितना है, 3.5 लाख का 10% कितना आ जाएगा, 35,000, और प्रीमियम कितना पे करा है, 60,000 का प्रीमियम पे करा है। देख रहे हो ना आप ग्रीन पेन, ये वाला 60,000 का प्रीमियम पे करा है। और बताओ अब इन दोनों में कम कौन है, मतलब प्रीमियम तो मैं पे कर रहा हूं 60,000, लेकिन मैं डिडक्शन कितनी ले सकता हूं, सिर्फ 35,000 की, क्योंकि विच एवर लेस, इन दोनों में कम कौन है, 35,000, 35,000। बस सर, और तो इनकी अदर सोर्स की इनकम आ गई थी, बाकी असेसमेंट ईयर क्वेश्चन खत्म, सारे अमाउंट यूज हो गए। अच्छा जी, ये सारी बातें तो आपको क्लियर हो गई, एक तो ये बात हो गई। आओ इनको जरा प्लस करें जरा एक बार, सर क्या हो गया जरा प्लस करके, 76,000 प्लस 86,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000, ये आपका हो गया टोटल ऑफ अंडर सेक्शन 80C। 80C का टोटल कितना आ गया, 2,22,000। ये तो सिर्फ 80C का टोटल आया ना। अब इस क्वेश्चन में 80CCC, जो मैंने आपको कहा था कि LIC कंपनी का जो हम वो एन्युटी प्लान परचेज करते हैं, वो 80CCC है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद सर 80, याद होना चाहिए आपको, अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 आगे ना लाइन पे, यहां पर क्या माइनस करवा सकते हो आप, वो सुनो, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS not exceeding not exceeding 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन सी, छोटी सैलरी। अच्छा, अब पहले तो आप सैलरी, छोटी सैलरी, इस क्वेश्चन में छोटी सैलरी का फॉर्मूला बेसिक प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। तो सैलरी का फॉर्मूला क्या है, छोटी सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। सर इस क्वेश्चन में मिस्टर आर का बेसिक सैलरी क्या चल रही थी, 15 लाख। डीपी क्या था इस क्वेश्चन में, 2,70,000, याद करो। कमीशन ऑन टर्नओवर 0 थी, टोटल आ गया था 17,70,000, याद करो ना। छोटी सैलरी 17,70,000 आई थी कि नहीं आई थी, इसका 10% कितना आएगा,
1,77,000, मतलब मिस्टर आर अपनी इनकम से 1,77,000 से ज्यादा माइनस नहीं करवा सकते, जो वो एनपीएस में खुद कंट्रीब्यूट कर रहे थे। हालांकि वो खुद कंट्रीब्यूट कर कितना रहे थे, याद करो, वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे थे सर 12% ऑफ सैलरी। मिस्टर आर खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 12% ऑफ सैलरी। मिस्टर आर खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 12% ऑफ सैलरी। 3 बार इसलिए बोला है क्योंकि आपको दिख गया होगा कि क्वेश्चन में कहां लिखा है ये 12% ऑफ सैलरी। अब छोटी सैलरी का मैंने जब 12% निकाला तो मिस्टर आर खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी सैलरी में से, 2,12,400। और अगर वो मिस्टर आर खुद अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये जो बेसिक सैलरी है उनका, ये बेसिक सैलरी एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है वो इस बेसिक के अंदर इंक्लूड होता है, और वही उसकी जेब में पड़ा नहीं होता, और नीचे वो 80 सीसीडी में सीसीडी सब सेक्शन 1 में माइनस करवा सकता है, लेकिन 10% से ज्यादा नीचे माइनस नहीं करवा सकता। तो 80 सीसीडी सब सेक्शन 1 के अंदर इंप्लॉई का खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना इंप्लॉई का एनपीएस में, वो 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा माइनस नहीं करवा सकते। वो तो 12% कर रहे थे कंट्रीब्यूट, लेकिन 10% से ज्यादा नीचे माइनस नहीं हो सकता। अच्छा, ये सीसीडी सब सेक्शन 1 का हो गया, एक ये बात हो गई। अच्छा, अब आपने सीखा था मेरे से क्या, अंडर सेक्शन 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD सब सेक्शन 1 को मिला के 80CCE बना था, जिसमें बोला था कि आप 1.5 लाख से ज्यादा माइनस नहीं करवा सकते। सर 80C का टोटल कितना आ चुका है, सर वो आ गया 2,22,000। 80CCC था नहीं, 80CCD सब सेक्शन 1 कितना था, 1,77,000। और इनको अगर मैं आपस में प्लस कर दूं ना सर, तो ये बहुत ज्यादा बन जाएगा। 2,22,000 प्लस 1,77,000, टोटल आपका हो गया 3,97,000। अब बताओ क्या वो 3,97,000 सारा का सारा अपनी इनकम से माइनस करा सकता है? नहीं सर, 1.5 लाख से ज्यादा माइनस आप नहीं करवा सकते। तो एक तो आप 1.5 लाख से ज्यादा माइनस करवा नहीं सकते, एक तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद में मैंने आपको एक अंडर सेक्शन सिखाया था, अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1B सिखाया था, याद करो। इसमें मैंने आपको कहा था कि एम्प्लॉई हो या अगर जॉब ना करता हो, अपना खुद का बिजनेस करता हो, ये 80 CCD सब सेक्शन 1B जो है, ये डिडक्शन हर इंडिविजुअल के लिए, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस करता हो, कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट नौकरी करता हो, जो भी, मतलब इंडिया के जितने भी रेजिडेंट है सबके लिए ये CCD सब सेक्शन 1B है। बस इसमें कंट्रीब्यूशन कहां होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस, कंट्रीब्यूशन कहां होना चाहिए, एनपीएस। और अगर ऐसा होगा तो होगा क्या, आप एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो एट द रेट ₹50,000 की, ओवर एंड अबव ₹1.5 लाख। मतलब जो 1.5 लाख आपने यहां पर अपनी इनकम से माइनस करवाया है, उस 1.5 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा आप 50,000 और माइनस करवा सकते हो, अगर इंप्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन कहां पर जा रहा हो, एनपीएस में जाना जरूरी है। आप एक बार देखो, यहां पर इंप्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन 1,77,000 रुपए था कि नहीं था? मतलब आर ने खुद कितना कंट्रीब्यूट किया था, 2,12,500। भाई साहब 2,12,500, 12% ऑफ सैलरी। और यहां आप देख लो 1,77,000 रुपए है कि नहीं है? तो अब इनकम टैक्स वाले बोलेंगे भाई साहब, क्योंकि आपने ये वाला पैसा बहुत ही ज्यादा सीसीडी में, आई मीन सब सेक्शन 1 में जमा कराया हुआ है, तो आप इसके लिए ना सीसीडी सब सेक्शन 1 के लिए एडिशनल डिडक्शन 50,000 और ले लो। ये आपकी हो गई एक एडिशनल डिडक्शन। अच्छा, ये जो एडिशनल डिडक्शन मैं आपको दे रहा हूं, आपको पता ना आप 80C में 1.5 लाख से ज्यादा माइनस नहीं करा सकते। आप बताओ ये आपका 80C का ग्रैंड टोटल कितना बन रहा है? सिर्फ 80C का 2,22,000 बन रहा है। तो क्या आप 2,22,000 के आप सारा अपनी इनकम से माइनस करवा सकते हो? नहीं। 80C में आप 1.5 लाख से ज्यादा माइनस नहीं करा सकते। तो एक तो मैं 1.5 लाख ये माइनस करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा? बिल्कुल सर करवाओगे। अच्छा, फिर 80CCD में
आपने ये सारा पैसा कहां सबमिट कराया है? एनपीएस में जमा कराया है। और एनपीएस के लिए आप 50,000 रुपए क्या अलग से माइनस करवा सकते हो? यस सर, सीसीडी सब सेक्शन 1B में ये कहा गया है, अगर इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जा रहा है तो वो एडिशनल 50,000 रुपए और माइनस करवा सकता है इस 1.5 लाख से ओवर एंड अबव। अब तो समझ आया होगा कि ये 50,000 एक्स्ट्रा क्यों माइनस करवा रहा हूं भाई साहब। अरे भाई 80C के अंदर उसका कितना बनता है? 2,22,000 बन रहा है। सिर्फ 80C का कितना? 2,22,000। तो 80C का तो 1.5 लाख करवाएगा ही माइनस। 80C में तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक माइनस करवाते ही हैं, तो ये वाला 1.5 लाख तो उसका पक्का समझो। लेकिन जो CCD 1 के अंदर उसने एनपीएस में जमा कराया 1,77,000, गवर्नमेंट ने क्या कह रखा है कि CCD 1 का आपको एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 रुपए अलग से एक्स्ट्रा, 1.5 लाख से ओवर एंड अबव। ये इंपॉर्टेंस दी है गवर्नमेंट ने एनपीएस की स्कीम को। एक नया सेक्शन बनाया है एनपीएस के ऊपर कि 1.5 लाख से ज्यादा भी आप माइनस करवा सकते हो अगर आपका कंट्रीब्यूशन एनपीएस के अंदर है। तो एनपीएस के लिए आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिल रही है सीसीडी सब सेक्शन 1B में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा माइनस करा सकते हो आप। तो अब आप बताओ ना, 80C का मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक माइनस करा सकते हो, तो 2,22,000 आपने 80C के अंदर, टोटल ऑफ 80C कितना आ चुका था? 2,22,000। 1.5 लाख तो आप पहली बात इसका मैक्सिमम माइनस करवाई लोगे। उसके बाद आपने CCD 1 में एनपीएस में एम्प्लॉय ने वैसे तो एम्प्लॉय ने अपना कितना जमा कराया था? 2,12,400, 12% जमा कराया था एनपीएस में। तो कोई बात नहीं, आप 1,77,000 रुपीज सबमिट करा रहे हो ना एनपीएस में, आप इस CCD 1 का अलग से में से सेक्शन 1B का सब सेक्शन 1B में 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन ले लो। 1.5 लाख और 50,000 मिला के कितना हो गया? 2 लाख रुपए अपनी इनकम से माइनस करवा सकता है वो। अच्छा, अब एक और बात, एक सेक्शन मैंने आपको और सिखाया अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2। इसमें क्या था आपको याद होगा, ये सिर्फ सैलरीड इंप्लॉयज के लिए है बस। ये डिडक्शन मिल रही है एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी आप नीचे अलग से माइनस करा सकते हो, वो भी नॉट एक्सीडिंग टू 10% ऑफ सैलरी। सैलरी, छोटी सैलरी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी, 17,70,000 आई थी, जिसका 17,70,000 रुपए छोटी सैलरी आई थी। इसका अगर 10% निकाला जाए तो ये आपका आ जाएगा 1,77,000 रुपए। मतलब आप ये ओवर एंड अबव 1.5 लाख से एक्स्ट्रा ये भी माइनस करवा सकते हो। अब बताओ ना, यानी कि इंप्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन, यानी इंप्लॉयर ने आपके लिए कितना छोड़ा था ऊपर? आप मिस्टर आर हो, मेरी कंपनी में जॉब करते हो, कंपनी आपके लिए एनपीएस में अलग से कितना जमा करा रही थी? याद करो, एम्प्लॉयर ने 15% छोड़ा था आपके लिए। तो जो एम्प्लॉयर आपके लिए अलग से पैसे ये छोड़ता है, ये आपका क्या होता है? बेनिफिट। यही बेनिफिट के ऊपर इनकम टैक्स वाले क्या लगाते हैं? टैक्स। लेकिन यही बेनिफिट का 10% ऑफ सैलरी नीचे माइनस हो जाता है। अब बताओ, ऊपर तो आप प्लस कर रहे हो कितना? 2,65,500 रुपीज जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था एनपीएस का, ये ऊपर तो यहां पे प्लस हो गया, बिकॉज ये सारे प्लस करके आपने ये निकाला था, ऊपर तो ये अमाउंट प्लस हो गया। लेकिन एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन जो था वो नीचे माइनस भी हो रहा है, लेकिन पूरा माइनस नहीं हुआ, एटलीस्ट कुछ तो माइनस हुआ, बेनिफिट तो मिल ही रहा है आपको। अब आप ऊपर ऐड कितना कर रहे हो? ऊपर आप 2,65,500 ऐड कर रहे हो और नीचे माइनस कितना कर रहे हो? 1,77,000। तो टैक्स कितना लगा बेसिकली देखा जाए तो? 2,65,500 में से 1,77,000 तो उन्होंने छोड़ ही दिया नीचे आपको, तो टैक्स इसका मतलब 88,500 के ऊपर इनकम टैक्स वाले टैक्स लगा रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना एम्प्लॉय के लिए, वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट होता है, वो सैलरी चैप्टर में पहली बात तो ऊपर ऐड होता है और नीचे डिडक्शन में क्या हो जाता है? माइनस। लेकिन एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है ये, एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है ये। अब आप गिन लो सारा कुछ क्या क्या हो गया। सर ऐसा है, एक तो 80C का मैक्सिमम 1.5 लाख हो गया था, और सीसीडी सब सेक्शन 1 में जो एम्प्लॉय ने एनपीएस में 1,77,000 रुपये सबमिट कराया था, उसके लिए हम आपको एडिशनल डिडक्शन 50,000 रुपए की ओवर एंड अबव और दे देते हैं सब सेक्शन 1B में। लो जी, 50,000 रुपए और माइनस करा लो,
इसके बाद सीसीडी सब सेक्शन 2 में जो एम्प्लॉयर का खुद का कंट्रीब्यूशन था, जो आपका बेनिफिट था, जो सैलरी चैप्टर में ऊपर ऐड हो गया था, उसका नॉट एक्सीडिंग टू 10% आप नीचे माइनस करवा सकते हो। तो ये भी आप अलग से माइनस करवा सकते हो। ये आपका हो गया 1,77,000। टोटल आपका हो गया 3,77,000 रुपीज, जो आप अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक नीचे माइनस करा सकते हो। ये माइनस करा लो और 28,33,900 में से माइनस होने के बाद 24,56,900, इसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। और अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, असेसमेंट ईयर 2021। हाँ जी, इनकम का सबसे पहला 2.5 लाख क्या होता है? माफ। लो जी, इनकम का पहला 2.5 लाख क्या होने वाला है सर? नील। फिर इनकम का जो नेक्स्ट 2.5 लाख है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? 5%, यानी 12,500। फिर उसके बाद इनकम का नेक्स्ट जो 5 लाख है, उसके ऊपर क्या लगेगा? एट द रेट 20%, ये आपका हो गया 1 लाख। मतलब 10 लाख की इनकम के ऊपर कितना टैक्स हो गया? 1,12,500। ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, और ये 2.5 5 मिला के 10 लाख हो गया। मैं यहां पे कितना कमा रहा हूं? 24 लाख रुपए कमा रहे हैं। मिस्टर आर इस क्वेश्चन में 24 लाख रुपीस कमा रहे हैं, एक्सेट्रा जो भी ये कमा रहे हैं। इसमें से 10 लाख रुपए तो आप छोड़ दो, क्योंकि 10 लाख के ऊपर तो 1,12,500 रुपए का टैक्स लगता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना कमाया उन्होंने? 10 लाख से ऊपर कितना कमाया एक्स्ट्रा? बैलेंसिंग फिगर सर, 10 लाख से ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा कमाया है 14,56,900 एट द रेट 30% का स्पेशल टैक्स ठोक दो इसके ऊपर। लो जी, 437,070, ये सारे टैक्स आपस में क्या हो गए? प्लस। 549,570, ये आपका टैक्स आ गया। और अभी इसके ऊपर क्या लगेगा? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसका 4% निकालो सर। ओ माय गॉड, 21,982 रुपीज। ये कंट्री के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, याद है आपको? कंट्री की हेल्थ और एजुकेशन के लिए आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है 4%। ये पैसा कंट्री की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया जाता है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, इनके ऊपर। ये भी प्लस कर दो। 549,570, ये तो मैं दे ही रहा हूं, प्लस 21,982 ये भी दूंगा। टोटल टैक्स मेरा हो जाएगा ये प्लस करके आपस में 5,71,552। लो जी, ये आपकी होगी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। दोबारा से लिखो नीचे, टैक्स लाइबिलिटी राउंड ऑफ 571,550। डेट्स ऑल। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो। कोई डाउट आए तो प्लीज मेरे से क्वेरी करो। ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करा था। अब इसके बाद अगली वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर डिडक्शन जो पेंडिंग रह गई है उसके लिए अलग वीडियो बनेगी।